हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK सर में। आज हम लाए हैं बीए प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 4 का टॉपिक 2। चैप्टर का नाम है भारत में शक्ति संरचना यानी पावर स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो इसका टॉपिक सेकंड है वर्ग। संपूर्ण संसार में मानव इतिहास के हर चरण में समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। अभी तक कोई ऐसा समाज नहीं मिला जो वर्ग विहीन समाज हो। यह समाज आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक थे। प्रत्येक समाज की अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं होती है। विभिन्न वर्गों के बीच हमेशा से यह संघर्ष की स्थिति रही है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है बच्चों, सामाजिक विषय में वर्ग का अंतर को सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में पढ़ा जाता है। राजनीतिक दर्शन में सबसे बड़े और बुनियादी वर्ग का अंतर शक्तिशाली और शक्तिहीन समाज के बीच है। विभिन्न विचारकों ने समाज में इन वर्गों के अनुसार बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, वर्ग को सरलता से समझने के लिए इसके आर्थिक पक्ष देखा जा सकता है, जहां समाज का स्त्रीकरण में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला है उच्च वर्ग यानी हाई क्लास, दूसरा है मध्य वर्ग मिडिल क्लास और तीसरा है निम्न वर्ग यानी लोअर क्लास। तो इसका पहला है कि वर्ग की परिभाषाएं ऑनबर्ग और निम्नकोव के अनुसार एक सामाजिक वर्ग की मौलिक विशेषताएं दूसरे के सापेक्ष श्रेष्ठता और हीनता की सामाजिक स्थिति से जुड़ी हुई है। और गिनवर्ग के अनुसार है एक सामाजिक वर्ग समुदाय में के किसी भी हिस्सों को सामाजिक स्थिति से आराम से चिन्हित किया जा सकता है। गर्द और मिल्स के अनुसार एक ही स्थिति में पाए गए लोगों के समूह से वर्ग कहलाता है। उसका अगला पॉइंट है बच्चों, किसी व्यक्ति का वर्ग काफ़ी हद तक उसके व्यवसाय, संपत्ति, योग्यता, शिक्षा, घर का आय, परिवार की आय, व्यक्तिगत आय, धन, पारिश्रमिक और पृष्ठभूमि, सामाजिक स्थिति जैसे कारकों से निर्धारित होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ग को वंशानुगत संदर्भ में नहीं देखा चाहता है। वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक गतिशील की अनुमति देता है, क्योंकि इसमें लोग जाति की तरफ बाध्य नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, किसी व्यक्ति का व्यवसाय उसके जन्म पर आधारित नहीं होता है, क्योंकि वर्ग प्रणाली दूसरे वर्गों के साथ सामूहिकरण करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्थान को अनुमति देती है, इसलिए वर्ग की गतिशीलता संभव है। वेद भेद समाज में मुख्यतः दो श्रेणियां शामिल हैं, पहला शक्तिशाली, दूसरा शक्तिशाली। तो पहला पॉइंट इसमें मार्क्स, वेबर, वेबलन तथा वार्नर द्वारा दिया गया है। वर्ग का सिद्धांत क्या होता है? कार्ल मार्क्स ने वर्ग का विश्लेषण किया और कहा कि समाज में वर्गों की दो मुख्य श्रेणियां हैं, एक पूंजीपति, श्रमिक, बुजुर्गा, सरबराह, मालिक और मजदूर। तो मार्क्स कहते हैं कि समाज में एक ऐसा वर्ग है जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व है। वह वर्ग शक्तिशाली है, इस वर्ग के पास पूंजी अधिक है। दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग भी है जिसके पास उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व नहीं है। यह वर्ग मजदूर वर्ग है। यह अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है और अमीर वर्ग द्वारा इसका शोषण किया जाता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, मैक्स वेबर का सामाजिक वर्ग का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने वर्ग का विश्लेषण किया और कहा कि समाज में वर्गों की दो मुख्य श्रेणियां हैं। मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री थे। इन्होंने वर्ग के बारे में अपने विचार रखे जो कि मार्क्स के विचारों से अलग थे। इन्होंने कहा कि वर्ग शक्ति संबंध के बारे में केवल एक आयाम का निर्माण करता है। वेबर आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में वर्ग को समझाते हैं और उनके लिए वर्ग समूहों या समुदायों से अलग है।
इसके अनुसार वर्ग एक विधि श्रेणी है, जबकि मार्क्स ने वर्ग को केवल श्रेणियों में विभाजित किया था। वेबर समाज में 4 अलग अलग वर्गों की बात करते हैं। तो पहला है धर्म, दूसरा है बौद्धिकता, प्रशासकीय वर्ग, और तीसरा है छोटे व्यवसाय या आम दुकानदार, और चौथा है मजदूर वर्ग। समाज में वर्ग पर लॉर्ड वार्नर के विचार क्या है? तो वार्नर ने समाज में वर्गों के बारे में अपने विचार दिए। इसके अनुसार ऊपरी, मध्य और निचले जैसी श्रेणियां हैं और उनमें से प्रत्येक के ऊपरी और निचले उपखंड भी हैं। पहला है ऊपरी वर्ग, निम्न वर्ग और ऊपरी मध्यम वर्ग, और उसके बाद निम्न मध्यम वर्ग, उसके बाद है ऊपरी निचला वर्ग, उसके बाद है निम्न से निम्न वर्ग। तो उसके बाद है उच्च ऊपरी वर्ग क्या होता है? कुलीन वर्ग मजबूत शासक वंश वाले परिवार थे। उसके बाद निम्न वर्ग जिसमें समाज में नव अर्जित धन वाले परिवार शामिल हैं। ऊपर मध्य वर्ग व्यवसाय घरों के लोग। निम्न मध्य वर्ग नौकरी वाले लोग, प्रशासनिक काम वाले लोग, कौशल पर आधारित कार्य करने वाले लोग होते हैं। उसके बाद ऊपरी निचला वर्ग श्रमिक, कठोर परिश्रम करने वाले लोग, गरीब लोग। निम्न से निम्न वर्ग अवसादग्रस्त लोग जिनका जीवन सम्मानजनक नहीं है। भारत में वर्ग का इतिहास। आज़ादी से पहले युग में वर्ग, तो इसका है बच्चों, आज़ादी से पहले का समाज जाति संरचना के अनुसार विभाजित था। भारत में वर्ग व्यवस्था पहले से ही थी। सभी के काम निर्धारित थे। इसमें 4 प्रमुख वर्ग है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा एक ऐसा पंचम वर्ग भी था जो इस बार 4 वर्णों से बाहर था, जिसमें बाहरी लोग, विदेशी लोग, विजय प्राप्त करने वाले लोग, द्रास तथा अन्य शामिल थे। इस विभाजन के कारण ही समाज में वर्ग के चरित्र का जन्म हुआ। जाति प्रथा कठोर होने के कारण समाज में गतिशीलता को प्रतिबंधित किया गया था। 19वीं सदी के मध्य भारत में पूंजीपति वर्ग भी उभर कर सामने आया। 1914 से 1947 की अवधि में भारत में पूंजीपति वर्ग उभरने लगा था। आज़ादी के बाद के युग में वर्ग। आज़ादी के बाद के युग के वर्गों ने राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत को आगे बढ़ाया। आज़ाद भारत ने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। सरकार ने भूमि सुधार की नीतियों को लागू किया। किसानों को भूमि अनुदान दिया गया। भारत में वर्ग संरचनाओं में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। समाज मुख्यतः 3 व्यापक वर्ग संरचनाओं में बांटा हुआ है। पहला है कृषि वर्ग, दूसरा है श्रमिक वर्ग और तीसरा है पूंजीपति वर्ग। पितृसत्ता ऐसे सामाजिक रीति रिवाज और सामाजिक भूमिकाओं का संचालन करती है जिसके तहत महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखने के लिए सामाजिकरण तंत्र का माध्यम से काम करती है। पितृसत्ता से पुरुषों का वर्चस्व निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में बनाए रखने के लिए पुरुष तत्व और स्त्री विशेषताओं का विकास किया गया। यह एक सामाजिकरण का चक्र है कि सामाजिकरण बचपन के दौरान माना जाता है जिस समय लड़के और लड़कियां अपने विशिष्ट लिंग सही व्यवहार सीखते हैं। पितृकाल व्यवस्था के लिए यह शासन समाज की जिम्मेदार है। वाल्मीकि के अनुसार इसके पितृत्वात्मक विचार पितृसत्ता के निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को स्पष्ट करते हैं। इसमें महिला को घर पर रहना होता है, उसके पास कोई शक्ति नहीं होती है। उसके बाद है नारीवादी। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण जो पुरुष और महिला के बीच भेदभाव है उसको समाप्त करने की बात नागरिक
करते हैं। नारीवादी एक विचारधारा है जिसमें लैंगिक समानता सबसे महत्वपूर्ण है। नारीवादी कहते हैं कि महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है यह भेदभाव प्राकृतिक नहीं है। अब है पितृसत्ता की उत्पत्ति। पितृसत्ता की उत्पत्ति का कोई एक मत नहीं है। विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था की शुरुआत महिला एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर से हुई है। नारीवादी की पहली लहर 1848 से 1920 में हुई थी। नारीवादी की दूसरी लहर 1960 से 70-80 तक चला। उसके बाद नारीवादी की तीसरी लहर 1991 में आया। तो बच्चों यहाँ से टॉपिक 2 समाप्त होता है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम इसका टॉपिक 3 भी लाएंगे, यूनिट 4 का। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।